बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेड पर औंधे मुंह लेटी वो बुरी तरह से सिसक रही थी। कमर पर जख्म के निशान थे। उसके शौहर ने आज फिर बेल्ट से मारा था। यूं ही लेटे लेटे घंटों गुजरे थे कि अचानक घर में शोर मचा। वो दर्द से उठती बाहर गई तो मालूम हुआ कि उसके शौहर के एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। ये सुनकर उसने बेसाख्ता शुक्र अदा किया कि वो आज़ाद हो चुकी थी। कुछ देर के बाद वो जनाजे का फायदा उठाते वहां से भागने लगी थी जब उसके देवर ने उसे पकड़ लिया था। कीमत देकर लाया था मेरा भाई तुम्हें। तुम्हारी हैसियत विरासत के माल की तरह है। भाई के बाद तुम मेरे हिस्से में। वो अपने कमरे में बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसे अभी तक किस्मत की सितम जरीफी पर यकीन नहीं आ रहा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कभी उसके साथ किस्मत इस तरह का मजाक भी करेगी। ऐ मेरे अल्लाह, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हमेशा मुझ पर यह आजमाइश क्यों आती है? ये कहकर वो दोबारा से सिसकने लगी। आज इतने अरसे के बाद उसने उसकी एक झलक देखी थी। अभी वो खुलकर उसे देख ही नहीं पाई थी कि उसके शौहर की नजर उस पर पड़ गई और फिर हमेशा की तरह उसके किरदार पर नए सिरे से इल्जाम लगना शुरू हो गए। नए सिरे से उसको उन्होंने जहनी तकलीफें पहुंचाई और नए सिरे से वो बदकिरदार कहलाई गई। उसे एक ऐसी गलती की सजा दी जा रही थी जो गलती उसने कभी की ही नहीं थी, और इसमें सबसे बड़ा हाथ ही उसके अपने घर वालों का था। अगर उन्होंने उसे थाम लिया होता, उसे एतमाद दिया होता, तो शायद वो आज इस तरह के हालात से ना गुजर रही होती। वो भी अपनी जिंदगी सुकून से गुजार रही होती। अचानक ही कमरे का दरवाजा खुला और वो नशे की हालत में धुत कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर वो सहम गई और जल्दी से अपनी जगह पर उठ बैठी। थोड़ी देर पहले ही तो उस पर सास अपना गुस्सा निकाल कर गई थी। अभी वो इस सब से निकल ही ना पाई थी कि उसका शौहर भी चला आया था। अल्लाह जी, प्लीज मुझे आज बचा लें। उसने दिल में शिद्दत से दुआ की, लेकिन शायद कबूलियत का वक्त नहीं था। ओए, इधर आओ, मेरे जूते उतारो, कामरान ने नफरत आमीज लहजे में कहा। नशे में भी वो उससे नफरत करना नहीं भूला था। वो छोटे छोटे कदम उठाती डरती डरती उसके पास गई और उसके पांव में बैठ गई। उसके हाथ खौफ की वजह से कांप रहे थे। कामरान के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो हंसते हुए कहने लगा, अरे तुम तो मुझसे ऐसे डर रही हो जैसे मैं तुम्हें खा जाऊंगा। फिक्र मत करो प्यारी हसीना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। ये कहकर वो पागलों की तरह खिलखिलाकर हंसने लगा, जबकि वो सोच रही थी कि आखिर इसमें ऐसी कौन सी हंसने की बात थी। शायद वो मुकम्मल तौर पर अपने होशो आवाज खो चुका था। जूते उतार कर वो फारिग हुई और साइड से होकर गुजरने ही लगी थी कि दोबारा से कामरान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रोकते हुए बोला, तुम यहाँ मेरे पास ही बैठी रहो, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। उसका लहजा मायने खेज था। तकलीफ की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जब भी उसका शौहर नशे में होता था तभी उसे याद करता था। मजाल है जो अपने होशो आवाज में कभी उसने अपनी बीवी को यूं मुखातिब किया हो या कभी उसकी तारीफ की हो। उसे हमेशा इसी वक्त ही अपने शौहर की गुर्बत महसूस होती थी जब वो नशे की हालत में होता था। वो खामोशी से उससे थोड़े फासले पर ही बैठ गई। उसी वक्त कमरे का दरवाजा एक जोरदार आवाज से खुला। रशीदा बेगम तनफन करती हुई कमरे के अंदर दाखिल हुई। जब उन्होंने अपनी बहू को बिस्तर पर बैठे हुए देखा तो उनके माथे पर बल पड़ गए। वो तेजी से चलती हुई बेटी के पास गई और उसे गिरेबान से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहने लगी, ए बदबख्त, जरा होश में आ। मैंने तुझे कहा था कि इस लड़की को इसकी औकात में रखना, और तुमने इसे दोबारा से अपनी बीवी की हैसियत दे दी है। अभी और इसी वक्त इसे कमरे से बाहर निकालो। उन्होंने अपने बेटे को इतनी बुरी तरह से झाड़ा था कि उसका नशा भी उड़ गया था। तेरी बीवी आज फिर मोहल्ले में किसी आशिक के साथ रंगरलियां मना रही थी। मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ा है। 1 मिनट की देरी किए बगैर उन्होंने अपनी बहू पर नया इल्जाम लगा दिया था, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ उसको तकलीफ पहुंचाना था और उसे मार पड़ते हुए देखना था। अम्मी जान, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? मैंने तो ऐसा। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, कामरान ने उसे बालों से पकड़ लिया और उसका सर जोर जोर से झटकने लगा। तकलीफ का एहसास था कि बढ़ता ही चला जा रहा था। वो मुसलसल खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जालिम इंसान की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। यूं लग रहा था जैसे थोड़ी ही देर के बाद उसकी रूह इस फानी दुनिया से परवास कर जाएगी। अम्मी जान, आप जरा बाहर जाएं, मैं इसे अच्छी तरह से देखता हूँ। आज इसे पता चलेगा कि इसने ये गलती करके अपने साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर दी है। माँ को कमरे से बाहर निकालने के बाद वो दोबारा से अपनी बीवी की तरफ मुतवज्जे हो गया और उसका मुंह दबोचते हुए बोला, आखिर तुम किस जिन्स की बनी हुई हो? तुमसे ज्यादा ढीठ औरत मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखी। तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती और उस पर इतना जुल्म सितम होता तो वो कब की मर चुकी होती। लेकिन लगता है तुम्हें तकलीफ उठाने का बहुत शौक है। चलो, आज तुम्हारे सारे शौक मैं बहुत अच्छे तरीके से पूरे करूंगा। ये कहकर उसने कमरे को अंदर से कुंडी लगाई और अपना बेल्ट निकाल लिया। वो बहुत बुरी तरह से खौफजदा हो गई और सहमी हुई नजरों से अपने शौहर की तरफ देखने लगी, जो कहने को उसका मुहाफिज था, लेकिन वो उसका सबसे खतरनाक दुश्मन बन गया था। ये आप क्या कर रहे हैं?
खुदा के लिए मुझे मत मारिएगा, मुझे पहले ही बहुत तकलीफ हो रही है। उसने रोते हुए कहा, तुम्हें तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं कि जब तक तुम्हें तकलीफ ना मिले तब तक तुम सुकून में नहीं आती। अब तुम्हें मार पड़ेगी तो अगले 2 हफ्ते तुम अपनी औकात में रहकर गुजारोगी। आप पहले मेरी बात तो सुन लें। आपकी अम्मा झूठ बोल रही हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो उस इंसान को अभी जानती भी नहीं जिसका इल्जाम वो मुझ पर लगा रही हैं। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी बेगुनाही की सफाई पेश करे। उसने कहा, अगर आप मुझे कहें तो मैं कुरान पर हाथ लगा कर कह देती हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ, बेकसूर हूँ। तुम्हें ये सब ड्रामा रचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम जैसी औरतों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। इसके साथ ही उसने बेल्ट निकाला और उसे जोर जोर से मारने लगा। तकलीफ के मारे उसका बुरा हाल था। उसकी चीखें इस वक्त पूरे घर में गूंज रही थी, लेकिन वहां पर रहने वाले मकीनों को जैसे कोई फिक्र ही नहीं थी। उनके हालात देखकर लगता था कि उनके दिल पत्थर के बने हुए हैं और उनके ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। अपना दर्द वो किसी को भी बयान नहीं कर सकती थी और न ही अपने घर वालों के पास लौट कर जा सकती थी। उन्होंने तो उसे यूं अपने घर से निकाल दिया था जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं। वो आज तक अपनी गलतियां नहीं समझ पाई थी, न ही उसे आज तक ये बताया गया था कि उसने ऐसी कौन सी गुस्ताखी कर दी थी जो उसके साथ इतना जुल्म सितम किया जा रहा है। तकरीबन 1 घंटे तक वो उसे मारता रहा और वो तकलीफ से चिल्लाती रही। सुम्बुल जो कि बाहर बैठी उसकी आवाज़ें सुन रही थी, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। दरअसल यही वो वाहिद लड़की थी जो आमना की फिक्र करती थी और उसके लिए वो दिली तकलीफ महसूस करती थी, मगर वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। वजह उसके जालिम भाई थे जो उसे कुछ भी कहने से रोक देते थे और उसे भी यही धमकी दी जाती थी कि अगर उसने इस मामले में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा या फिर किसी ऐसे इंसान के साथ उसकी शादी कर दी जाएगी जो या तो शराबी होगा या फिर एक जुआरी होगा। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। इसी वजह से अपने भाइयों के सामने आवाज नहीं उठा रही थी। जुनैद जो कि दूसरे नंबर वाला भाई था, वो हद से ज्यादा अय्याश इंसान था। उसने अपनी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद बना लिया था और वो था अय्याशी। उसे औरतों की जात में हद से ज्यादा दिलचस्पी थी। इस गुनाह की दलदल में उसे फंसे हुए तकरीबन 3 साल गुजर चुके थे और इस बारे में रशीदा बेगम भी बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ थी। मगर मजाल है जो उन्होंने अपने बेटे को कभी भी मना किया हो, उनके उसूल सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों की बेटियों पर ही चलते थे। तकलीफ के मारे आमना का बुरा हाल था। उसकी कमर में जगह जगह दर्द की वजह से टीसें उठ रही थी, जिसकी वजह से उसे सांस लेना मुहाल हो रहा था। वो लोग इस कदर जालिम थे, ना तो उसके जख्मों पर मरहम रखते थे और न ही उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते थे। सुंबुल उस पर यह एहसान कर देती थी कि वो उसे कोई ना कोई दवा लाकर दे देती थी, जिसे जख्मों पर लगाने के बाद वो थोड़ी सी बेहतर हो जाती थी। वो खुद भी हैरान होती थी कि आखिर इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर लेने के बाद वो जिंदा कैसे है। वो जमीन पर ही लेटी हुई थी और अपने रब से दुआ कर रही थी कि उसके शौहर को सबक मिल जाए और वो ठीक हो जाए, या फिर उसका शौहर हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से निकल जाए, क्योंकि मजीद ये सब बर्दाश्त करना अब उसकी हिम्मत से बाहर की बात थी। जब तक वो अपने माँ बाप के घर थी तब तक उसने ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं की थी। उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ सुकून था, मगर फिर हालात ही कुछ ऐसे पैदा हो गए जिसकी वजह से उसे इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी और वो यहाँ पर चली आई। ये कुर्बानी उसने अपनी खुशी से दी थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो इसके लिए तैयार ना हुई तो उसके बहन भाइयों के लिए मसला हो जाएगा। तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके थे। वो अभी तक नीचे से नहीं उठी थी। अचानक ही उसे बाहर से शोर की आवाज़ सुनाई दी। वो हैरान परेशान रह गई और सोचने लगी कि अब कौन सा नया मसला खड़ा हो गया है। थोड़ी देर के बाद सुंबुल भागती हुई कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसकी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे जब उसने अपनी भाभी को जमीन पर लेटा हुआ पाया और उसकी कमर को जख्मों से चूर देखा तो वो ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी। तेजी से भागती हुई उसके पास गई और कहने लगी, आपको तकलीफ देने वाला इस दुनिया से रुखसत हो गया है। अब आपको इस अजियत से रिहाई मिल गई है, आप आज़ाद हो गई हैं। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसकी नंद क्या कह रही है। इस बात का क्या मतलब है? तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। भाभी भाई का एक्सीडेंट हो गया है, उनकी मौत बहुत ही खौफनाक हुई है। ये कहकर वो दोबारा से फूट फूट कर रोने लगी। फिर वो उसके करीबे बैठ गई और उसे सहारा देते हुए कहा, आप प्लीज़ उनको माफ़ कर दें, आप उनके ज्यादतियों को भुला दें, वरना उनके लिए कब्र में हिसाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसे अब अपने भाई की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि उसने अपने भाई के मजालिम अपनी आंखों से देखे थे। आमना ने एक गहरी सांस ली और तकलीफ से आंखें बंद करते हुए कहा कि मेरे लिए ये सब कुछ मुमकिन नहीं है, मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। उसने ना सिर्फ मुझे मेरे घर वालों से अलग कर दिया था, बल्कि इसके साथ साथ उसने मेरी सांसें भी मुझ पर तंग कर दी थी। मेरी जिंदगी को उसने अजाब बना कर रख दिया था। मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूंगी।
थोड़ी देर पहले तक उसे जो तकलीफ पहुंची थी वो तकलीफ भी खत्म हो गई थी। उसका दिल खुशी से भर गया था, यानी वो आज़ाद हो गई थी। अब वो किसी भी वक्त यहाँ से निकलकर जा सकती थी। वो जल्दी से उठी और सबसे पहले अपने कपड़ों की अलमारी की तरफ बढ़ी ताकि 2 जोड़े उठाकर यहाँ से निकलने की तैयारी करे। उसे अपने शौहर से इस कदर शदीद नफरत थी कि वो उसके जनाजे तक भी वहां पर रुकना नहीं चाहती थी। रशीदा बेगम बाहर बैठी बेन कर रही थी और उसे मनहूस का लकब दे रही थी, मगर उसे तो जैसे किसी चीज की कोई परवाह ही नहीं थी। वो तो अपनी खुशियों में मगन थी। उसे तो यही बात सुकून दे रही थी कि वो बहुत जल्द जाकर अपने घर वालों से मिल लेगी, वहां पर वो भी तो होगा। ये ख्याल आते ही उसके लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई, क्योंकि उस वक्त उसने वादा किया था कि वो कभी भी उसकी जिंदगी में लौट कर आ सकती है। वो हमेशा ही उसे कबूल कर लेगा। वो जानता था कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ इसमें आमना का अपना कोई कसूर नहीं था। अली भी तो अपने जज्बात की वजह से मजबूर था। वो भी आज तक उस लड़की के अलावा किसी को भी दिल नहीं दे पाया था। वो आज तक उसका इंतजार कर रहा था। एक छोटा सा बैग निकालकर उसने जल्दी से अपने 2-3 जोड़े उसमें डाले और मुस्कुराते हुए सोचा कि आज मैं उससे जाकर मिलूंगी। नहीं, आज नहीं मिलूंगी। अभी तो मेरी इद्दत शुरू हो गई है। जैसे ही मेरी इद्दत मुकम्मल होगी मैं उससे बात करूंगी। मुझे यकीन है कि वो मुझे दोबारा से कबूल कर लेगा। उसकी खुशी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जमीला बेगम थोड़ी ही देर के बाद कमरे के अंदर दाखिल हुई। जब उन्होंने उस लड़की को मुस्कुराते हुए देखा तो उन्हें उसकी जहनी हालत पर शक होने लगा। जमीला बेगम मोहल्ले की एक खातून थी जिसका रशीदा बेगम के घर में बहुत आना जाना था, और वजह यह थी कि उनकी बेटी की सुंबुल के साथ दोस्ती थी। बहुत तेजी से चलती हुई उसके पास गई और उसे बाजू से पकड़कर अपने जानिब खींचती हुई कहा, कहीं तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो? अरे बाहर कामरान की मैयत पड़ी हुई है और तुम मुस्कुरा रही हो। क्या तुम्हें जरा भी दुख नहीं हो रहा? तुम्हारा शौहर इस दुनिया से रुखसत हो गया है और तुम बेवा हो गई हो। उनकी बात सुनकर वो जोरों शोर से नफी में सर हिलाने लगी और कहने लगी, उस इंसान ने कभी भी मुझे अपनी बीवी तस्लीम नहीं किया था और ना ही मुझे अपने होश व हवास में बीवी होने का हक दिया था, तो फिर मैं कैसे उसके चले जाने पर दुखी हो सकती हूँ? उसने तो मुझ पर हमेशा जुल्म किया, मेरे घर वालों को मुझसे अलग करके रखा। मुझे उनसे मिलने की, यहाँ तक कि उनसे बात करने की भी इजाजत नहीं थी। अब उसके जाने के बाद मैं आज़ाद हो गई हूँ। इस पर मैं अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है। उसने संजीदगी से अपनी बात मुकम्मल की और दोबारा से पैकिंग में मसरूफ हो गई। अगर तुम ये सोच रही हो कि ये लोग तुम्हें आसानी से यहाँ से जाने देंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। वो लोग तुम्हें यहाँ पर खरीद कर लाए हैं। वो कभी भी तुम्हें यहाँ से निकलने की इजाजत नहीं देंगे। जमीला बेगम ने अपनी परेशानी का इजहार किया तो वो भी चंद लम्हों के लिए परेशान नजर आने लगी और फिर कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा निकाह कामरान से हुआ था। मुझे वो दिन अच्छे तरीके से याद है। मुझे अपने बाबा के अल्फाज भी याद है। उन्होंने सौदा किया था कि जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक मैं इन लोगों के पास रहूंगी, लेकिन जिस दिन उसका इंतकाल हो गया उस दिन मैं अपने घर वालों के पास वापस जा सकती हूँ। ये कहकर उसने अपने आप को नए सिरे से तसल्ली दी थी। खैर, तुम्हें ज्यादा ठीक तरीके से पता होगा कि उस दिन क्या हुआ था। मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हारे हक में जो भी करें बेहतर करें। बस तुम्हारी जिंदगी में मजीद कोई तकलीफ ना आए। तुमने बहुत सी आजमाइशें झेल ली हैं। मेरी दुआ है कि अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां हों। और जमीला बेगम के गले लगते हुए कहने लगी, आप मुझे बहुत याद आएंगी। यहाँ पर चंद ही लोग ऐसे थे जो मेरे साथ मुखलिस थे और जिन्होंने मेरे साथ अच्छा रवैया रखा। उनमें एक आपका भी नाम है। आप बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं और मेरे दिल में जिस चीज की ख्वाहिश है वो चीज मुझे मिल जाए। चलो अब बाहर जनाजे का शोर उठेगा। सब लोग उस तरफ ही मुतवज्जह होंगे। तुम मौका देखकर यहां से निकल जाना और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। इसके साथ ही उन्होंने कुछ पैसे उसके हवाले किए और कहा, ये तुम्हारे काम आएंगे। वहां पर पहुंचकर मुझसे जरूर रब्ता करना। जी ठीक है खालाजान, आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मैं ध्यान से जाऊंगी और सारे काम मुकम्मल होने के बाद आपको जरूर कॉल करके अपनी खैरियत के बारे में बताऊंगी। बस आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। बेटा, मेरी दुआएं हमेशा ही तुम्हारे साथ हैं। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई, जबकि वो खुद भी अब बाहर जनाजे के उठने का इंतजार करने लगी। जब ये शोर उठा तो वो घर के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि वो बाहर कदम निकालती, किसी ने उसका हाथ पकड़ा और जोर से अपनी तरफ खींचा। वो इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। किसी कटी हुई डाली की तरह खींचती चली गई। जब उसने नजरें उठाकर देखा तो सामने कोई और नहीं बल्कि वही जालिम इंसान खड़ा था जो पहले ही दिन से उसे अजीब व गरीब नजरों से देखता था। वो खुद को उस इंसान से पिछले 2 सालों से बचाती हुई आ रही थी, मगर अब उसे लग रहा था जैसे उसका भी वक्त पूरा हो गया है। हाँ तो मेरी कोयल, कहाँ पर जा रही हो? उसने खबासत भरे लहजे में कहा। जुनैद का अंदाज
उसका बदला हुआ लहजा देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होने लगी। छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे पकड़ने की? मैं अब तुम लोगों की कैदी नहीं हूं और ना ही तुम लोगों के गुलाम हूं। जिस इंसान के साथ मैंने निकाह किया था वो इंसान अब इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। अब मैं आजाद हो गई हूं, मैं जहां चाहे वहां पर जा सकती हूं। अरे तुम ऐसे कैसे आजाद हो गई हो? तुम्हें मेरा भाई पैसे देकर खरीद कर लाया था। तुम उस वक्त तक हमारी गुलामी करती रहोगी जब तक हम तुम्हें यहां से निकलने की इजाजत नहीं देते। मेरा भाई तो अब इस दुनिया फानी से कूच कर गया है, लेकिन तुम यहां से नहीं निकल सकती। उसूल के मुताबिक अब भाई के इंतकाल के बाद तुम मेरे हिस्से में आ गई हो, अब तुम मेरी बनकर रहोगी। अभी उसने ये बात मुकम्मल ही नहीं की थी कि वो चकराकर जमीन पर गिर पड़ी। शायद वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। उसे यूं बेहोश होता देखकर जुनैद के लबों पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट फैल गई। वो घुटनों के बल जमीन पर झुका और उसके चेहरे को हल्का सा थपथपाते हुए बोला, अरे तुम तो इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं कर सकी और बेहोश हो गई हो। अभी तो तुम्हारे लिए और भी बहुत से सरप्राइजेस रखे हुए हैं जिन्हें तुमने अपनी आंखों से देखना है। मैं तो सोचकर ही एक्साइटेड हो रहा हूँ कि तुम्हारी कैसी हालत होगी। ये कहकर उसने अपनी होने वाली बीवी को बाजुओं में उठाया और कमरे में लेकर चला गया। जनाजे से बिल्कुल अनजान वो अपने ही काम में मगन आगे बढ़ता चला जा रहा था। बाकी औरतों ने जब उसे ये सब करते हुए देखा तो वो बातें बनाने लगी। कुछ ने तो दांतों में उंगलियां दे दी थी, मगर उसे तो जैसे किसी चीज की कोई परवाह ही नहीं थी। उसे बिस्तर पर लेटाने के बाद उसने उसके इर्द गिर्द चादर डाली और फिर खुद कमरे से बाहर निकल गया। उसने दिल में अहद कर लिया था कि अब उसने कैसे इस मामले से निपटना है। शाम के वक्त सब घर वाले इकट्ठे हुए तो रशीदा बेगम कहने लगी, बस अब बहुत हो गया। अब उस लड़की को इस घर में जरा भी इज्जत नहीं दी जाएगी। उसकी हैसियत मुकम्मल तौर पर एक नौकरानी की होगी। उसे कामरान के कमरे से निकालकर पिछले पुराने कमरे में भेज दो। अभी उन्होंने बात मुकम्मल ही नहीं की थी कि जुनैद बोल पड़ा, आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो जहां पर है उसे वहीं पर रहने दें। चंद लम्हों तक वो बेयकीनी से अपने बेटे के चेहरे की तरफ देखती रही और फिर जब वो बोली तो उनका लहजा जहर से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा उस लड़की पर दिल आ गया है और अब अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुम उसका साथ दे रहे हो? अम्मी जान, ये बात तो आप भी एक लंबे अरसे से जानती हैं कि मेरा उस पर आज दिल नहीं आया, बल्कि जब मैंने उस लड़की को पहली बार देखा था तभी मैं उस लड़की का दीवाना हो गया था। मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया था कि उससे मैंने निकाह करना है, मगर तब आपने मेरी एक भी ना मानी और मेरी शादी अपनी बहन की बेटी जवेरिया से तय कर दी, ये जानते हुए भी कि वो एक नंबर की बदतमीज है, हम दोनों की नहीं बन पाएगी। मैं भी गुस्से का तेज था, वो भी गुस्से की तेज थी। अंजाम क्या निकला? हम लोगों की तलाक हो गई। चले, मेरा तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, मैं तो मर्द जात हूं। मेरी अगर तलाक हो भी गई तब भी मुझे कोई कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन उस बेचारी की तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना। अब अगर मुझे दोबारा से मौका मिल रहा है कि अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करूं तो मैं इस मौके से फायदा उठाऊंगा। इस बार मैं किसी का भी लिहाज नहीं करूंगा। यहां पर बैठे हुए सब लोग मेरी बात कान खोल कर सुन लें कि जैसे ही उसकी इद्दत मुकम्मल होगी मैं उससे निकाह कर लूंगा और फिर वो इस घर की फर्द बन जाएगी। किसी ने भी उसके साथ कोई ज्यादती करने की या उससे कुछ गलत कहने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मैं उसे इस घर से बाहर निकालने में एक लम्हा भी नहीं लगाऊंगा। बात मुकम्मल करने के बाद वो वहां से उठकर चला गया था, जबकि वहां बैठे हुए बाकी सब लोगों को सांप सूंघ गया था। हैदर, जो कि उसके चचा का बेटा था, वो जल्दी से रशीदा बेगम के पास गया और उनके कानों में सरगोशी करने वाले अंदाज में बोला, चची जान, अब तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। अगर वो लड़की इस घर की मालकिन बन गई फिर तो आपकी सारी इज्जत खत्म हो जाएगी। वो तो आपसे बदले लेने पर उतर आएगी। हैदर की आदत घर के तमाम अफराद को ही बुरी लगती थी कि वो औरतों की तरह हर काम में मुदाखलत करता था, हर किसी से चुगली करता था, बातें इधर उधर करना और दूसरों की गीबत करना, ये उसके पसंदीदा मशगले थे। सिर्फ रशीदा बेगम ही उसे पसंद करती थी, क्योंकि उसकी फितरत भी उनके जैसी ही थी। मेरे बेटे, मेरे होते हुए तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और जहां तक मेरा सवाल है तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि उस छटाक भर की लड़की के साथ कैसे निपटना है। बस अब तुम देखते जाओ कि कैसे मैं उसे रास्ते से हटाती हूँ। उन्होंने पूरी यकीन लहजे में कहा, मुझे आपसे यही उम्मीद है। ये कहकर वो वहां से उठकर चला गया, क्योंकि उसका मकसद भी पूरा हो गया था। उस घर के तमाम मर्द हजरात की ही नजर उस मासूम सी लड़की पर पड़ती, जो बेहद खूबसूरत थी। हर किसी की ख्वाहिश थी कि वो उसके हिस्से में आए, मगर इस बार जुनैद ने भी फैसला कर लिया था कि किसी को भी गलत नजर से उसकी तरफ देखने की इजाजत नहीं देगा। और जब वो उसके कमरे में दोबारा से लौट कर गया तब वो जाग गई थी, लेकिन छत की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। वो उसके करीब जाकर बैठा ही था कि वो तेजी से अपनी जगह पर उठ बैठी और चिल्लाते हुए कहा, खबरदार, जो तुमने मेरे पास भी आने की कोशिश की
वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मैं तुम्हारा मुंह नोच डालूंगी। जुनैद ने मासूमियत से उसके छोटे छोटे हाथों की तरफ देखा। एक नजर उसने अपने बड़े हाथों पर डाली और फिर कहने लगा, जरा इन छोटे हाथों को देखो और फिर अपनी इस बात को सोचो। जितनी तुम्हारी जान है और जितनी तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। उसका अंदाज सरासर मजाक उड़ाने वाला था। सामने बैठी लड़की के भी तन बदन में आग लग गई। उसमें यह तब्दीली वाजे थी कि जब से कामरान का इंतकाल हुआ था, तब से उसमें जंगली बिल्लियों वाली खुसूसियात आ गई थी। अब वो किसी का भी लिहाज नहीं कर रही थी, क्योंकि उसके जहन में ये एक बात बैठ चुकी थी कि जो इंसान उस पर जुल्म करता था वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। अब वो पीछे जितने भी लोग हैं, उन सब के साथ उसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। बस उसे किसी तरह से यहां से निकलना था। तुम यहां पर क्यों आए हो? मुझे तुमसे किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करनी। जब आमना ने देखा कि वो बहस लंबी कर रहा है, तो वो चिढ़कर बोली, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए आया हूं कि मैं कोई घटिया इंसान नहीं हूं जो तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाऊंगा। मैं तुम्हें पसंद करता हूं और तुमसे निकाह करना चाहता हूं। जैसे ही तुम्हारी इद्दत मुकम्मल हो जाएगी, मैं तुमसे शादी कर लूंगा और तुम्हें अपनी बीवी का दर्जा दे दूंगा। अभी उसने बात मुकम्मल ही नहीं की थी कि वो खिलखिलाकर हंसने लगी और कहने लगी, तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि तुम भी मेरे साथ वैसा ही सुलूक करना चाहते हो जैसा तुम्हारा भाई कर चुका है। लेकिन इस बार मैं किसी भी किस्म की बेवकूफ़ी नहीं दिखाऊंगी। इस बार मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी। खबरदार, जो किसी ने भी मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिस दिन तुम पुलिस के पास गई, उस दिन तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। ये बात मेरी हमेशा याद रखना, क्योंकि हमारे घर की औरतें हमारी इज्जत होती हैं। पुलिस स्टेशन जाना मर्दों का काम है। हमारे घर की औरत आज तक उस जगह पर नहीं गई। वो जगह बदनाम है। अगर तुम वहां पर चली गई, मतलब तुम अपनी इज्जत भी खो दोगी। उसने सर्द लहजे में कहा था। लेकिन सामने बैठी हुई लड़की को अब किसी की किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ और सिर्फ बस यहां से फरार होना था, और इसके लिए अब वो सबके सोने का इंतजार कर रही थी। ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुमसे निकाह करूं, तो मेरी भी एक शर्त है। जब तक मेरी इद्दत मुकम्मल नहीं हो जाती, तब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे और ना ही मुझसे किसी किस्म की कोई बात करने की कोशिश करोगे। अगर तुमने मेरे साथ राब्ता रखने की कोशिश की, तो मैं फिर उस दिन ये वादा भी तोड़ दूंगी और उसी दिन ही यहां से फरार हो जाऊंगी। फिलहाल वो बस किसी तरह से उसे अपने सामने से उठाना चाहती थी। इसी वजह से उसने ये छोटी सी बात कर दी। वो तो सारी बातें ठीक है, लेकिन जो तुमने आज यहां से फरार होने का प्लान बनाया है, उसके बारे में तुम क्या कहना पसंद करोगी? जुनैद ने शरारती लहजे में कहा। वो बौखला गई, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि सामने बैठा शख्स उसे इतना अंदर तक जान जाएगा। वो तेजी से नफी में सर हिलाने लगी और कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं यहां से कहीं भी फरार नहीं हो रही। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं इस वक्त इस शहर में मौजूद हूं। जब से तुम लोग मुझे यहां पर लाए हो, तब से तो मुझे यहां से बाहर निकलने की इजाजत ही नहीं मिली। भला मैं अकेले कैसे सफर कर पाऊंगी? मैं औरत की फितरत को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। वो एक लंबे अरसे तक सब्र करती है, लेकिन जब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है, तब वो किसी का भी लिहाज नहीं करती। तब उसके नजदीक सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी खुशी होती है, जिसे हासिल करने के लिए वो किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार हो जाती है। भाई की वजह से तुमने बहुत सब्र किया है। अब तुम्हारी खुशी तुम्हारे अपने घर वालों के साथ जुड़ी हुई है और तुम उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक चली जाओगी। ये बात मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। लेकिन तुम भी मेरी एक बात याद रखना, जिस दिन तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की या मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, उस दिन मैं भी हर तरह का एहतराम और इज्जत भूल जाऊंगा। उस दिन मैं हुदूद क्रॉस करने में एक लम्हे की भी देरी नहीं लगाऊंगा और बाद में मुझे कोई पछतावा भी नहीं होगा। बात मुकम्मल करने के बाद वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया था। वो साफ साफ अल्फाज में उसे धमकी देकर गया था। उसके अलावा उसने आमना को यह भी बता दिया था कि अब उसके साथ यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई जुल्म सितम नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे भी वैसा ही दर्जा दिया जाएगा जो बाकी औरतों का है। मगर उस छोटी सी लड़की ने इस कदर जुल्म बर्दाश्त किए थे कि अब उसे किसी की बात पर यकीन नहीं आता था। यहाँ पर रहने वाले सारे इंसान ही उसे फिरौन लगते थे। तकलीफ से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। माजी के लम्हात उसकी नजरों के सामने घूमने लगे। वो दिन वो आज तक नहीं भूल पाई थी, जिस दिन उसने पहली बार कामरान को देखा था। पहली नजर में उसे शदीद जहर लगा था। वो अपने गांव में दोस्तों के साथ फूल तोड़ने के लिए गई थी, तो वो भी वहां पर अपने कुछ लोगों के साथ आया था। वो एक जीप पर सवार था। सब लड़कियां उसे सताइश भरी नजरों से देख रही थी, लेकिन वो उसके वजूद से बिल्कुल अनजान फूल तोड़ने में मसरूफ थी। कामरान ने सब कुछ देखा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। आज तक किसी भी लड़की ने उसे नजरअंदाज नहीं किया था, सिवाय इस लड़की के, जो पता नहीं खुद को क्या समझ रही थी। वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ उसके पास गया और उसके ऐन सामने जाकर खड़ा हो गया। दूसरी तरफ जब आमना ने अपने ऊपर साया पड़ता हुआ महसूस किया,
तो उसने नजरें उठाई, मगर फिर उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने गुस्से से कहा, यह क्या तरीका है, मेरे सामने से हटो। दरअसल इस गांव का बड़ा सरदार कामरान का खालू था। इसी वजह से वो हर चीज और हर खौफ से बिल्कुल अनजान होकर इस गांव में घूम रहा था। हर किसी से ही पंगे ले रहा था। खूबसूरत लड़कियों को घूरना उसका पसंदीदा मशगला बन गया था। कोई भी उसे रोकने वाला नहीं था। अगर कोई उसे कुछ कहने की कोशिश भी करता तो वो सिर्फ और सिर्फ दिलावर साहब का नाम ले लेता था। अगला आदमी मुकम्मल तौर पर खामोश हो जाता था। शायद तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूं। मैं दिलावर साहब का भांजा हूं। अभी उसने ये बात ही की थी कि वो हाथ उठाकर कहने लगी, बस मुझे कुछ भी नहीं सुनना। तुम किसी के भी भांजे क्यों ना हो, मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है। फिलहाल मुझे तुम पर शदीद गुस्सा आ रहा है। जल्दी से मेरे सामने से हटो, मैंने अपने घर भी वापस जाना है। ये बात कहकर वो साइड से होकर गुजरने ही लगी थी कि कामरान ने उसका हाथ पकड़ लिया। आज से पहले कभी भी किसी ने आमना को यूं हाथ नहीं लगाया था। गैर मर्द तो बहुत दूर की बात, बेसाख्ता उसने एक जोरदार थप्पड़ उस शख्स के चेहरे पर दे मारा। वो खुद नहीं जानती थी कि उसने ऐसा कैसे कर लिया। दूसरी तरफ कामरान का चेहरा गुस्से की वजह से लाल हो गया था। वहां पर न सिर्फ दिलावर साहब के कुछ आदमी भी खड़े थे, बल्कि उसकी दोस्तें भी थीं, जिन्होंने ये मंजर अपनी आंखों से देखा था और उसे शदीद शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। उस वक्त वो वहां से चला गया और उसने उस लड़की को कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बाद में उसने फैसला किया था कि उस लड़की को ऐसा सबक सिखाएगा कि ये अपनी ही नजरों में गिर जाएगी। दूसरी तरफ गांव में आमना की शादी की तैयारियां चल रही थी। अली से वो बेहद मोहब्बत करती थी। वो बचपन से ही उसके साथ था। दोनों ही एक दूसरे के साथ खेल कूद कर जवान हुए थे। घर वालों ने जब दोनों की एक दूसरे में दिलचस्पी देखी तो उनकी मंगनी कर दी। उस मंगनी के बारे में भी वो एक लंबे अरसे से वाकिफ थे। अब वो 18 साल की हो चुकी थी। उसकी मां चाहती थी कि उसका निकाह कर दिया जाए। वैसे भी उनके गांव में लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती थी। अली उससे तकरीबन 3 साल बड़ा था और 21 बरस की उम्र का था। चूंकि वो अपने भाई के साथ कारोबार करता था, इसी वजह से नौकरी का कोई झंझट और कोई परेशानी नहीं थी। उन लोगों का कपड़ों का एक बहुत बड़ा कारोबार था, जिससे हर महीने एक मोटी रकम आती थी और उनका अच्छा खासा गुजारा हो जाता था। आमना की मां भी खुश थी कि उसकी बेटी की एक अच्छे घर में शादी हो रही है। दरअसल आमना के बाप ने चौधरी से एक मोटी रकम उधार की सूरत में ले रखी थी और वादा किया था कि वो 1 साल के अंदर अंदर ये कर्जा चुका देंगे। तो चौधरी कर्जा लेने के लिए उसके घर पहुंच गया। उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया। उसे यहां तक कह दिया कि अगर उसने वो रकम अदा ना की तो न सिर्फ उसका घर उससे छीन लिया जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ उसकी बेटियों को भी घर से उठवा लिया जाएगा। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करें। आमना के अलावा भी उनकी 4 बेटियां थी जो छोटी थी और बहुत ही मासूम थी। वो उनके साथ इस तरह की ज्यादती होते हुए नहीं देख सकते थे। इस दौरान कामरान ने मौके से फायदा उठाया। उसने जाकर आमना के बाबा से बात की और उससे कहा कि मैं तुम लोगों को पैसे देने के लिए तैयार हूं, तुम लोग अपना कर्जा चुका देना, लेकिन तुम्हें अपनी एक बेटी की शादी मुझसे करनी पड़ेगी। और यूं उन लोगों ने अपनी बेटी की कुर्बानी दे दी और उसका निकाह कामरान से करवा दिया। वो उसे लेकर शहर वापस आ गया था। पहली रात उसने अपनी बीवी को उसकी औकात दिखा दी थी। दूसरी तरफ जुनेद ने जब अपनी भाभी को पहली नजर देखा तो वो पहली ही नजर में उसका दीवाना हो गया। आज से पहले उसका दिल कभी भी किसी औरत पर नहीं आया था। जब घर वाले उस मासूम सी लड़की पर जुल्म करते थे तो उसका दिल खून के आंसू रोता था। उस लड़की को वो एक बार पहले भी देख चुका था। तब उसने अपनी मां से निकाह के सिलसिले में बात की थी, मगर उसकी मां ने साफ इनकार कर दिया था। आज से 3 साल पहले आमना अपनी वालदा के साथ शहर आई थी। तब उसकी तबीयत बहुत खराब थी। 1 हफ्ते तक वो अस्पताल में ही एडमिट रही थी। जिस वार्ड में वो शिफ्ट हुई थी उस वार्ड में जुनेद की एक खाला भी थी, जिससे वो रोज ही मिलने के लिए जाता रहता था। तब उसने उस लड़की को वहां पर पहली बार देखा था और अपनी मां से बात की थी, मगर उसकी अम्मा ने साफ इनकार कर दिया था और उसकी शादी जबरदस्ती किसी और जगह पर कर दी थी। अब जब उसने दोबारा से उस लड़की को अपने भाई की बीवी के रूप में देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गए। अपनी मां से उसने बहुत झगड़ा किया था, लेकिन रशीदा बेगम ने तो जैसे उसकी किसी बात को खातिर में ही नहीं लिया और उसे जज्बाती करते हुए कहा कि तुम अपनी जिंदगी की तरफ तवज्जो दो। अगर तुम अपने भाई की बीवी पर नजर रखोगे तो तुम्हें अच्छा नहीं समझा जाएगा। उन्होंने उसे जज्बाती ब्लैकमेल किया था, जिसकी वजह से वो भी पीछे हट गया था। मगर जब भी उसके सामने उस लड़की के साथ ज्यादती होती थी तो वो बोले बगैर नहीं रह पाता था। दूसरी तरफ कामरान को पता था कि उसकी बीवी अली से बहुत मोहब्बत करती थी और उन दोनों की शादी भी होने वाली थी। इसी वजह से वो उसे हमेशा ही पिछली जिंदगी का ताना देता रहता था। उसकी मां भी उस लड़की को बदनाम करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। अगर कभी वो किसी मोहल्ले की औरत से भी बात कर लेती थी तो उसकी सख्ती आ जाती थी और उस पर यह इल्जाम लगा दिया जाता था और फिर उसे बुरी तरह से पीटा जाता था।
इस दौरान जुनैद का भी अपनी खाला की बेटी के साथ निकाह कर दिया गया था, जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। हर रोज ही उन दोनों की आपस में लड़ाई झगड़े होते थे, जिसकी वजह से माहौल में बहुत ज्यादा टेंशन पैदा हो जाती थी। और फिर एक दिन इस सब से तंग आकर उसने उसे तलाक दे दी। तब कामरान को भी पता चल गया था कि वो उसकी बीवी की जात में दिलचस्पी लेने लगा है। इसी वजह से उसने अपने भाई को दूसरे मुल्क 1 साल के लिए भेज दिया और पिछले 1 साल में उसने अपनी बीवी पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ डाले थे। मगर उसका यह जुल्म सितम भी ज्यादा अरसे तक नहीं चल सका। अल्लाह ताला की पकड़ ने उसे आ पकड़ा और उसका किस्सा भी खत्म हो गया। मगर उसके जाने के बाद आमना के दिल में बहुत ज्यादा बदगुमानी पैदा हो गई थी। वो किसी पर भी यकीन नहीं कर पा रही थी। रात को जब वो सोने के लिए लेटी तो उसने इस लम्हे का फायदा उठाने का सोचा और खामोशी से घर के पिछले हिस्से से दोबारा से बाहर निकल गई। जुनैद, जो कि उस वक्त छत पर ही खड़ा था, जब उसने छोटी सी लड़की को पिछले हिस्से से घर से बाहर निकलते हुए देखा तो उसने गहरी सांस ली और अपना मोबाइल निकालकर गार्ड को कॉल कर दी, जिसे उसने गली के कोने पर खड़ा किया हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि ये लड़की जरूर उसकी बात नहीं मानेगी। जब आमना गली क्रॉस करने लगी थी तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ा और वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही गार्ड था। इससे पहले कि वो चिल्लाती, गार्ड ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और फिर उसे खींचते हुए दोबारा से उस घर की तरफ लेकर चला गया। जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम इस घर से कदम बाहर नहीं निकालोगी, तो क्या तुम्हें मेरी एक बार कही हुई बात समझ में नहीं आती? ये कहकर वो उसकी तरफ बढ़ा तो वो जल्दी से पीछे की तरफ हटी और अपने चेहरे पर बाजू रख ली, यूं जैसे खुद को मार से बचाने की कोशिश की हो। यह देखकर जुनैद का दिल तेजी से धड़का था और उसे शर्मिंदगी का भी एहसास हुआ था। उसका लहजा थोड़ा सा नर्म हुआ और उसने आमना को तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। बस तुम अपने कमरे में जाओ और दोबारा से इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करना, वरना तुम्हें सजा दी जाएगी। जवाब में उसने रोते हुए कहा, मैंने यहां पर नहीं रहना, मैंने अपने घर वापस जाना है। मुझे अपने लोगों की याद आ रही है, मुझे अली से मिलना है। उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे कबूल कर लेगा। इतने अरसे से जो बात उसे परेशान कर रही थी वो उसके लबों पर आ ही गई थी। जुनैद को पता लग गया था कि अब वो वक्त आ गया है जब इस लड़की को हकीकत बता दी जाए। उसने कहा, तुम पहले मेरे साथ लाइब्रेरी में चलो, मैंने तुम्हें कुछ जरूरी चीजें बतानी है और दिखानी भी है। उसके बाद जो तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। वो उसे लेकर लाइब्रेरी में चला गया और वहां से एक डिस्क निकालकर चला दी। जैसे जैसे वो वीडियो देखती जा रही थी वैसे वैसे उसे लग रहा था कि उसके कदमों के नीचे से जमीन निकल रही है। उस वीडियो में कोई और नहीं बल्कि उसका महबूब अली कामरान के सामने बैठा हुआ था और उसका सौदा कर रहा था। उसी ने कामरान को यह आइडिया दिया था कि वो अपने खालू को कहे कि वो आमना के घर वालों पर कर्जे का दबाव डाले और फिर बाद में वो कर्जा चुकाकर उसको अपने साथ लेकर चला जाए। दरअसल कामरान ने बदले में उससे वादा किया था कि वो उसे बहुत ही खूबसूरत लड़की लाकर देगा, जो न सिर्फ शहर की होगी बल्कि इसके साथ साथ बहुत अमीर भी होगी। आमना को यह सब देखकर बहुत तकलीफ हो रही थी। ना चाहते हुए भी उसने यकीन कर ही लिया था, क्योंकि इस सब को वो झुटला ही नहीं सकती थी। वो खामोशी से उठकर अपने कमरे में चली गई और न जाने कितनी देर तक वहां पर बैठी रोती रही। वो शुक्र अदा कर रही थी कि वो उस इंसान के पास नहीं गई, वरना न जाने वो उसके साथ क्या सलूक करता। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे। अब किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे हाथ लगा सके या उसे कुछ बुरा भला कह सके, क्योंकि अब उसके सामने जुनैद डट कर खड़ा हो गया था। उस लड़की के साथ जितने भी जुल्म किए गए थे वो सबका अपने घर वालों से हिसाब तो नहीं ले सकता था, मगर अब वो उन्हें मजीद जुल्म करने से रोक सकता था। आमना को भी अब अंदाजा हो रहा था कि ये शख्स वाकई उसके साथ मुखलिस है। उसके दिल में जो डर बैठा हुआ था वो डर भी आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा था। कुछ ही दिनों के बाद उसके घर वाले भी उससे मिलने के लिए आ गए। न जाने कितनी देर तक वो उनके गले से लगकर रोती रही। उस दिन उसे यूं महसूस हुआ था जैसे उसे दुनिया की हकीकी तरीन खुशी मिल गई हो। उसकी मां ने जाने से पहले उससे यही कहा था कि जुनैद का हाथ थाम लो, इस बार तुम्हें मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैंने उस इंसान की आंखों में तुम्हारे लिए पसंदीदगी देखी है। मुझे यकीन है कि वो मेरी बेटी को बहुत खुश रखेगा। मां की बातों को उसने बहुत ही गौर से सुना था। जब उसकी इद्दत मुकम्मल हो गई तो जुनैद अगले ही दिन उसके पास आ गया और अपना मुद्दा दोबारा से उसके सामने रख दिया और उसे शादी की पेशकश कर दी। उसने मुस्कुराते हुए जोरों शोर से हाँ में सर हिला दिया। किस्मत उसे दोबारा से मौका दे रही थी। अब वो इस मौके को हाथ से निकलने की इजाजत नहीं दे सकती थी। उसके पास एक और चांस था कि वो अपनी जिंदगी को सुधार ले, और अब उसने अपने ऊपर यकीन करके खुद ही फैसला ले लिया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ,
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।